भारत टूटने की तरफ जा रहा है। तो भारत के अंदर एक बड़े पैमाने पर आपको तब्दीली रूनुमा होते हुए नजर आ रही है, बिकॉज भारत बचा हुआ था सेकुलरिज्म के इजाज से। भारत के अंदर जो इस वक्त इंटेलेक्चुअल या पढ़ा लिखा तबका है या न्यूट्रल तबका जिसे आप कह दें, वो बड़ा इस वक्त तशवीश के अंदर है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो इंडियन धमकी है दोबारा से हम बदला लेंगे, उस वक्त हमारे कुछ सिपाही मारे गए और हम उनका बदला लेंगे, अब ये आर्मी चीफ की तरफ से दोबारा एक धमकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर। हमारे साथ आज फिर मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा बने। इस वक्त दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं। इसराइल फ़लस्तीन मुआहदा हो रहा है जनाब, और सऊदी अरब के जो प्रिंस, क्राउन प्रिंस हैं, वो अमेरिका में हैं। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में इसकी सपोर्ट कर दी है, जबकि रूस और चाइना ने इसकी मुखालफत की है। जबकि साथ ही साथ इंडियन आर्मी चीफ ने दोबारा धमकी लगा दी है कि जी वो तो 88 घंटे की एक छोटी जंग थी, अब हम एक बड़ा हमला पाकिस्तान पे करने वाले हैं। और इसी तरह हमारा अफगानिस्तान बॉर्डर भी काफ़ी गर्म है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे आपसे। मुनव्वर हुसैन साहब कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हैं। शुक्रिया मुनव्वर साहब। कैसे देख रहे हैं ये जो, सबसे पहले तो हम ये शुरू करते हैं ना कि ये जो इंडियन धमकी है दोबारा से, पहले एक दफ़ा मोदी ने कहा था कि हम बदला लेंगे, उस वक्त हमारे कुछ सिपाही मारे गए और हम उनका बदला लेंगे, अब ये आर्मी चीफ की तरफ से दोबारा एक धमकी है। इसको आप कितना संजीदा देख रहे हैं? सज्जाद अनवर साहब, पहले बहुत शुक्रिया, आपका जनरस इंट्रोडक्शन आपने दिया। किताब तो मेरी अभी पाइपलाइन में है, अलबत्ता बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं। जी। सज्जाद साहब, देखें, आपने दुनिया में तब्दीली की बात की। दुनिया में जो बुनियादी तब्दीली या उसके बारे में जो बयानियां है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ये कि जो इस वक्त ऑर्डर है, जो कि अमेरिका का कायम करदा ऑर्डर है, जिसको लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर हम कहते हैं, वो डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। तो लिहाजा इस इम्प्रेशन को खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा इंटरवीन करना शुरू किया है मिडल ईस्ट के अंदर। यहां तक कि वो ईरान के साथ भी बात करना चाहते हैं और वो गजा और फलस्तीन और इसराइल के मसाइल को भी हल करना चाहते हैं। बिकॉज एक इम्प्रेशन जाए कि जनाब ये जो ऑर्डर है ये डिसऑर्डर में तब्दील नहीं हो रहा और नए ऑर्डर की जरूरत नहीं है। इससे पहले, चूंकि आपको याद होगा कि पहला जो टर्म था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें उन्होंने शिफ्ट की अपनी तवज्जो मिडल ईस्ट से चाइना की तरफ। और आपने देखा कि वो जो क्वाड था और ऑकस था वो एक्टिव होते नजर आया। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में चूंकि एक बड़ी अच्छी किताब आई है, द इंटरनेशनलिस्ट, अलेक्जेंडर वार्ड ने लिखी है, ये नई किताब है जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल चेंज आ रही थी और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन लाने की कोशिश की जा रही थी। तो लिहाजा उस फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को सेंट्रल पोजीशन दी गई क्वाड के अंदर और उससे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पेश किया गया। लेकिन उससे हुआ ये कि एक स्पेस क्रिएट हो गया मिडिल ईस्ट में, और चाइना और रशिया की जो प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस है वो बढ़ना शुरू हो गई। इस दफा जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए और साथ में मई का वाकया हो गया और इंडिया की फेंटी लग गई पाकिस्तान के हाथ, उसके बाद ये रियलाइजेशन हुई, अलबत्ता इंटेलेक्चुअल डिबेट पहले ही अमेरिका में थी, कि इंडिया के बिहाफ पे मुकम्मल पाकिस्तान को छोड़ना बहुत बड़ी अहमकाना पॉलिसी होगी और इंडिया वो नहीं कर सकता जिसकी हम उससे तवक्का लगा के बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान चूंकि ब्रिज है वेस्टर्न कंट्रीज और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के दरमियान में, यानी क्रिश्चियन वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान में, और हमारा पुराना तारीखी इत्तेहादी भी रहा है हर सूरत हाल में, चाहे वो सियासी अच्छी थी बुरी थी। लेकिन पेंटागन और जीएचक्यू का आपस में एक रब्त और एक इंटीग्रेशन आपको नजर आती रही। तो लिहाजा इस बुनियाद पे पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए। और यही वजह है कि मई में भी जो सेंटकॉम, जो कि साउथ एशिया और वेस्ट एशिया को डील करती है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेस किया कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया में ये जंग न्यूक्लियर वॉर
में तब्दील हो सकती है, इसे आप रुकवाएं। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एशिया पैसिफिक जो कमांड थी उसकी इंटीग्रेशन इंडियन फोर्सेस से नहीं हो पाई है अब तक। यही वजह है कि उनका कोई किरदार उस अंदाज से नजर नहीं आ रहा। तो एक किस्म की दोबारा रीअसर्शन है अमेरिकन इन्फ्लुएंस का मिडिल ईस्ट में, और यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब भी तशरीफ ले गए। और इसमें एक चीज बड़ी नुमाया है, और सज्जा साहब वो नुमाया ये है कि मेरा ख्याल है जो कतर पे हमला हुआ और उसके अलावा 6 और ममालिक पे जो इसराइल ने हमला किया, जिसमें तुनेजिया भी है, सीरिया भी है, लेबनान भी है, यमन भी है, ईरान भी है, उसके बाद एक रियलाइजेशन आई अरब वर्ल्ड में कि यार ये हमारा मुकम्मल झुकाव है एक तरफ, तो हमें जरा बैलेंस की तरफ जाना चाहिए। और यही वजह है कि जिस तरह का हीरोइक वेलकम आपको याद है प्रेसिडेंट पुतिन को भी मिला, और प्रेसिडेंट जी के साथ भी जो ताल्लुकात हैं अरब वर्ल्ड के की ममालिक के, वो बड़े नुमाया हैं हमारे सामने और रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो इस अंदाज से ये तब्दीली रूनुमा होती नजर आती है। आते हैं दूसरे सवाल का हिस्सा कि भारत धमकी लगा रहा है। देखें, भारत की आर्मी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है फोर्सेस के साथ। ये होती हैं प्रोफेशनल फोर्सेस, और ये प्रोफेशनल अंदाज से चलती हैं और प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स देती हैं। अब जो मौजूदा मोदी साहब की हुकूमत है, जो कि वो अपने आखिरी मराहिल में नजर आ रही है, बिकॉज जितनी वहां पे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और बुक्स हमारे सामने आ रही हैं, उसमें ये तशवीश जाहिर की जा रही है कि भारत आने वाले दिनों में क्या सरवाइव कर पाएगा। उसकी बेहतरीन मिसाल अभय शुक्ला की है। उनकी दो बड़ी मशहूर तसानीफ हैं, एक डी जनरेशन या डिसअपियरेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और दूसरा वो कहते हैं होली काउ एंड क्रॉनिकल्स ऑफ डफर जोन, जिसमें वो बताते हैं कि सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ और साउथ इंडिया में डफर जोन की एक्सपेंशन हो रही है, जिसपे 2003 में पहले ही खशवत सिंह ने अपनी किताब में इज़हार किया कि भारत टूटने की तरफ जा रहा है। तो भारत के अंदर एक बड़े पैमाने पर आपको तब्दीली रूनुमा होते हुए नजर आ रही है, बिकॉज भारत बचा हुआ था सेकुलरिज्म के इजाज से। भारत के अंदर 100 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, कल्चर हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं। अब उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक रिलीजियस हिंदुत्व का एजेंडा लेके जाते हैं, तो वो यूनिफिकेशन का जो आइडिया है वो तो नहीं है, वो प्लेटफॉर्म सबके लिए नहीं है। लेकिन इस मुनव्वर सूरत हाल से बचने साहब के लिए लेकिन मुनव्वर साहब जो सेंट्रल इंडिया का जो थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, बिहार हो गई, यूपी हो गई, और उसके साथ महाराष्ट्र हो गई, और फिर नीचे हरियाणा हो गया, यहाँ पे बीजेपी को थंबिंग मेजॉरिटी मिल रही है। अच्छा, और ये 5-6 रियासतें ऐसी हैं जो फैसला करती हैं इंडिया में ताकत का, वहां पे मोदी जो है वो बहुत पॉपुलर है। और अभी बिहार का जो इलेक्शन है 200 सीटें जीत गया है उसका अलायंस मोदी। तो ये कहना कि मोदी को कोई इमीडिएट फ्यूचर में कोई खतरा है, तो वो तो नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान पे इस तरह का अटैक नहीं किया था जो मई में हुआ, और उससे अंदाजा हुआ कि उन्होंने हमारे 9-10 शहरों को एक ही दफा निशाने पे ले लिया हमारे मिसाइल्स के जरिए। तो वो तो बाद में हुआ कि हमने उनके जहाज गिरा दिए, उन वहां पे 36 प्लेसेस पे अटैक किए, जिसकी वजह से वो सीज फायर की तरफ चले गए। लेकिन उनकी जो हिंदुत्व की पॉलिसी है मोदी की, वो तो यही है कि पाकिस्तान को दबा के रखना है, पाकिस्तान पे फेंस एक रखना है, और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी उन्होंने अब एक्टिव कर दिया आपके खिलाफ। तो मुझे नहीं समझ आती कि अभी कोई मोदी को खतरा है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया, और बहुत अच्छा किया ये सवाल आपने किया। देखें, मोदी को मैं खतरा नहीं जानता। पहले मेरा ख्याल था कि मोदी साहब को भी खतरा है, लेकिन वाकई उनको खतरा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं भारत को खतरा है। भारत की जो इकाई है, भारत की जो इकाई है, उस इकाई में मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती हैं, और उनको जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भारत के फाउंडिंग फादर्स ने बड़ा सोच समझ के रखा सामने, वो इसी बेस के ऊपर रखा कि यहाँ पे अगर आप एक रिलीजन को फॉलो करेंगे तो वो एक डिसरप्टिव फोर्स के तौर पे आएगी। और यही वजह है कि भारत के अंदर जो इस वक्त इंटेलेक्चुअल या पढ़ा लिखा तबका है, या न्यूट्रल तबका जिसे आप कह दें, वो बड़ा इस वक्त तशवीश के अंदर है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो बिहार की आपने बात की, बिहार में मैं समझता हूं दो बड़े इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं,
बिहार के इलेक्शंस का जहां तक मामला है सज्जाद साहब, तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन दो की वेरिएबल्स हैं। पहले तो कांग्रेस का जो अलाइनमेंट है वो गलत अलाइनमेंट रही। उस अलाइनमेंट के अंदर जो जेडीयू के लालू प्रसाद थे, उन पे करप्शन के केसेस पहले ही साबित हो चुके थे और उस पे वो जेल भी जा चुके थे। दूसरी तरफ उनके मुकाबले में नीतीश बाबू थे, और नीतीश बाबू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है डेवलपमेंट का वो बहुत शानदार है, बल्कि उनको डेवलपमेंट का बाबू कहा जाता है। मिसाल के तौर पे नए रोड्स बने हैं, मेट्रो वहां पे लाई गई है, नए एयरपोर्ट का आगाज हुआ है, बिजली की तरसील का निजाम बेहतर हुआ है। तो ये वो डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं जिसने एडवांटेज दिया। अगली बात मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस की तरफ से दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है कि जनाब 4.5 मिलियन उनके वोटर्स को लिस्ट से निकाल दिया गया। और अगर ये साबित हो जाता है तो नहीं फिर ये तो प्री प्लान एक रिगिंग है। नहीं तीसरा, नहीं एक नहीं। एक सजा साहब, एक सिर्फ तीसरा मैं जो इंपॉर्टेंट उसमें वेरिएबल है वो आखिरी वक्त में $1 बिलियन का वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे खवातीन को देना मोदी साहब की तरफ से, वो भी एक अहम है। बिकॉज हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर गुर्बत में पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो इलेक्शंस में काम करता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी, आप देखें। मुनव्वर साहब, आपने दुरुस्त ये निशानदेही की तीनों चीज़ों की, लेकिन कांग्रेस के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो लालू प्रसाद की पार्टी के साथ खड़े हों। और कांग्रेस तो इतनी कमज़ोर है वहाँ पे बीजेपी के मुकाबले में कि कांग्रेस के तो टोटल जो उम्मीदवार थे वो 25 से 30 टोटल उम्मीदवार थे कांग्रेस के, 300 के हाउस में। और लालू प्रसाद के तो उनके ऊपर एहसानात भी हैं ना, कि वो अभी तक कहते हैं कि सोनिया गांधी को बगैर को एक औरत के तौर पे जितना निशाना बनाया गया था उस वक्त, लालू प्रसाद और दूसरे लोग ही थे जो उसके साथ खड़े थे। नीतीश कुमार तो उनके साथ नहीं खड़ा था। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस की अपनी सेकुलर पॉलिटिक्स है, वो तो ये जो यादव लालू यादव है, या फॉर दैट मैटर यूपी के मुलायम सिंह यादव हैं, जो कि प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। लालू प्रसाद भी प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करता है बिहार में, और वो भी करते हैं, और इसी वजह से वो जीतते रहे। तो उनकी कंपोजिशन ही ऐसी है कांग्रेस की कि वो इनके बगैर काम कर ही नहीं सकते। उनका यूपी में वो मुलायम सिंह की पार्टी के साथ इत्तेहाद है, जबकि बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी के साथ इत्तेहाद हमेशा से रहा है, और वो कई दफा जीतते भी रहे हैं। लेकिन ये तो 14 के बाद, जब से मोदी और खासतौर पे अमित सिंह की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स शुरू हुई हुई है, एक एंटी पाकिस्तान हिंदुत्व की, और वो मुल्क के अंदर भी जो उन्होंने खड़ी कर लिया, आप अपने साथ एक कारपोरेट क्लास एक खड़ी कर ली है, उसके साथ मिलके वो तो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, हर चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो तो पाकिस्तान में भी होता है। ये आपने बजा फरमाया, लेकिन आप ये देखिए कि जो अलाइनमेंट है, उस हम्म। अलाइनमेंट को इलेक्शंस में ले जाने की जरूरत नहीं होती। आपकी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है, इलेक्शन के बाद भी हो सकता था। मेरा ख्याल में कांग्रेस इस दफा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। गो के कांग्रेस की लीडरशिप का भी प्रॉब्लम है, आपने बजा फरमाया। राहुल गांधी को उस तरह से कैरिस्मेटिक लीडरशिप के तौर पे भारत में नहीं लिया जा रहा जिस तरह से राजीव गांधी थे या इंदिरा गांधी थी। लेकिन इसके बावजूद भी देखें, इसमें जो अहम चीज है वो है नजरिया। और जिस तरह से मुदित्वा का नजरिया, जिसे मैं हिंदुत्व की लेटेस्ट फॉर्म कहता हूं, इसका नाम रखा हुआ है मुदित्वा। इस मुदित्वा के अंदर जिस तरह से ग्रैब किया है नौजवान अजहान को, स्पेशली सेंट्रल इंडिया में, और उसमें ये जो अंबानीज और अडानीज का जो मीडिया नेटवर्क है, जो उनके लिए एक मुस्तकलन 24/7 आपको एक नैरेटिव बनाते नजर आता है, उसका इम्पैक्ट वाजे नजर आ रहा है। अब ये क्या है? ये असल में गजंत पहुंचा रहा है सेकुलर नेचर ऑफ इंडिया को। और मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि बीइंग पाकिस्तानी कोई हम इंडिया के खिलाफ कोई हमने नैरेटिव बनाना है, लेकिन वहां पे जो इस वक्त बेचैनी है वो ये कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर यही होगा तो बाकी जो कम्युनिटीज हैं, जिसके बारे में खुद आरएसएस का नजरिया है कि या तो इनको हिंदुत्व में तब्दील होना पड़ेगा या इनको भारत छोड़ना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए कि 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ की जो कम्युनिटीज हैं वो कहाँ जाएगी? तो ये और जो सोसाइटल क्वेश्चन सज्जाद साहब, बरतानिया ने दुनिया पे रूल किया था तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के जा से: मिलिट्री मसल्स, इकोनॉमिक वेल्थ एंड सोशो पॉलिटिकल कोहेसिवनेस।
दो जंग अजीम की वजह से जब उनकी इकोनॉमी ड्रेन आउट हो गई, मिलिट्री पावर एग्जॉस्ट कर गया, तो उनकी सोशो पॉलिटिकल कोहेसिवनेस खत्म हो गई, डिसयूनिटी आ गई, और डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चला। सो इस वक्त जो मुझे खतरा नजर आ रहा है, इस अगर आप जी, इंटरनेशनल रिलेशंस की तारीख। वो आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अभी इनका जो हिंदुत्व का रेला है, वो बंगाल का जो स्टेट इलेक्शन है वो उस पे भी दस्तक दे रहा है। वहां पे भी वो अपना उनका इस दफा पूरा जोर होगा कि बंगाल की असेंबली को भी वो हासिल करें। उसके बाद यूपी का इलेक्शन है। लेकिन वो जो फोर्सेस होती हैं ना, जो तोड़ने वाली फोर्सेस, मैंने देखा है कि ये जो मणिपुर में इतना कत्लेआम हुआ पिछले दिनों, उसके नतीजे में भी कोई ऐसी बात वहां से निकल नहीं सकी कि मणिपुर ने कहा हो कि हम अलग होना चाह रहे हैं। यानी कि वो दिल्ली दूर है। मुझे याद है कि जो साउथ इंडिया है वो दिल्ली की तरह नहीं सोचता। खास तौर पे तमिलनाडु, जिसको हम मद्रास बोलते थे, आजकल चेन्नई है उसका नाम, फिर बाकी जो साउथ की रियासतें हैं। लेकिन इंडियन ये जो जिस तरीके से इंडिया की रियासत को नेहरू ने डेवलप किया, और जिस तरह से पार्टिसिपेशन है वहाँ पे, जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह से उनकी तकसीरियत है उनकी सोसाइटी में, डिफरेंट वॉइसेस हैं। ऐसे लोग किताबें लिख रहे हैं कि इंडिया टूट जाएगा, उनको कोई नहीं पूछता कि आपने ऐसा क्यों लिखा। वो चीज़ दूसरे मुल्कों के नेबरहुड में अगर देखें तो पाकिस्तान में तो इस तरह की हमें एनवायरनमेंट नजर नहीं आती ना। ना अफगानिस्तान में, ना बंगाल में, ना बांग्लादेश में, ना किसी और जगह पे। तो इंडिया फिर भी थोड़ा बेहतर है इन सारे मुल्कों के बावजूद। जो इंडिया का एक अमूमी वो जो वर्किंग सेकुलरिज्म है, जो काम करता है उनका, खासतौर पे जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनके थिंक टैंक्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली को खतरा है इंडिया की इंटेग्रिटी को। अच्छा, अब इसको आपका आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर आई, और आपको पता है कि जब ये खबर लगाते हैं तो ये बड़ी तहकीक के साथ लगाते हैं। उनकी खबर ये थी कि इस सारे खलफशार के दौरान चाइना ने बड़ी खामोशी के साथ अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर आप डिसइंटीग्रेशन को इस माना में लें कि जनाब सिर्फ अंदर से कोई मूवमेंट उठेगी, तो वो मूवमेंट नहीं उठेगी। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। हिटलर ने हमला किया रशिया के ऊपर, और जो स्टालिन की जो हुकूमत थी, उसने इतना दबा के रखा हुआ था रशियंस को कि उन लोगों ने हिटलर की फोर्सेस के साथ ताउन करना शुरू कर दिया था। ये अलग बात है कि जर्मन फोर्सेस ने फिर उसी अंदाज का बुरा जो बर्ताव है उन्होंने रशियंस के साथ किया। नतीजा ये निकला कि रशियंस को फिर मजबूरन दोबारा स्टालिन के साथ खड़ा होना पड़ा, ये बात और आपकी उन्होंने दुरुस्त है। फ्रांस की। ये ये बात आपकी दुरुस्त है। इंडिया का सबसे बड़ा वीक पॉइंट, मैं आपकी बात इस बात को मैं मानता हूँ कि चीन के साथ जिस तरह से बिहेव कर रहा है इंडिया, और जिस तरह से चीन ने लद्दाख के बाद हिस्सों पे कब्जा किया है, और जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश जो है वो उन्होंने कहा है उस पे अपनी ओनरशिप मांग रहे हैं, जैसे सकम और बाकी चीज़ों, बाकी जगह पे भी चीन ने इनको वो, बल्कि उनके एक खातून है वहाँ की स्कॉलर, उन्होंने कहा कि इंडिया वही बचेगा जो चीन छोड़ेगा। जितना चीन कब्जा कर लेगा वो इंडिया नहीं बचे। ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये भी है कि उनके, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर्स के नतीजे में जो वहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं वो बढ़ सकती हैं, उसके नतीजे में इंडिया कमजोर हो सकता है। ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन हम इसी इंडिया की जो डिसइंटीग्रेशन है उसके ऊपर रुकने के बजाय आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वो आगे ये है कि इंडिया हम अच्छा जहाँ साहब एक जुमला सिर्फ कह दूं, हम ये नहीं चाहते कि इंडिया डिसइंटीग्रेट हो। मेरा ख्याल है वो साउथ एशिया के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज इसका फिर एक डोमिनो इम्पैक्ट आता है, इफेक्ट आता है। लेकिन जो इस वक्त करंट इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो लामुहाल इनको इस डायरेक्शन में लेके जा रही हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन जब हम अफगानिस्तान को देखते हैं कि वो क्लब हो गया है, पहली दफा इंडिया को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि अफगानिस्तान की एक रिजिडिटी पर मुश्तमिल जो गवर्नमेंट है तालिबान की, जो कि इंडिया के बारे में उनका एक नुक्ता नज़र था, एक नज़रिया था, कश्मीर के बारे में उनका एक नज़रिया था,
वो उन्होंने सारा जो है वो सरेंडर कर दिया है, इंडिया से हाथ मिला लिया है, और पाकिस्तान के खिलाफ वो कमर बस्ता हो गया, और वो इंडिया के लिए पाकिस्तान से बरह रास्त लड़ना मुश्किल है। तो वो इन तालिबान को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को ब्लीड करने के लिए। तो आप इस फैक्टर को कैसा देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए? सज्जाद साहब, इसको एक तो रियासती सतह पे देखा जा सकता है, दूसरा खिते और खिते से मुल्हका दूसरे खिते की सतह पे देखा जा सकता है, और तीसरा इसको बैनुल अक़वामी सियासत के मंजरनामे में देखा जा सकता है। रियासती सतह पे जो मेरा ख्याल है, पहले पाकिस्तान में बात कर लेते हैं। हमने गलतियां की हैं। ये क्या वजह है कि जिसको भी हम पालते हैं पोसते हैं यहाँ पे, उनको हिमायत देते हैं, और जब वो काबुल के इक़्तिदार पर बैठते हैं तो वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपकी इस सवाल का हैंडलिंग जवाब, आपकी हैंडलिंग जो है उसमें सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी भी हैं। अभी भी जो जिस तरीके से आप चीजें हैंडल कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसमें आपका सिविल जो पोर्शन है ना वो कम है, और ज्यादातर हमारी मिलिट्री हैंडल करती है इन सारी चीजों को। और मिलिट्री में वो वाली ग्रूमिंग नहीं होती जो एक तरह से एक सिविलाइजेशनल ब्रिज बन सके और हैंडलिंग को ज्यादा सॉफ्ट और स्विफ्ट कर सके। इसके अलावा सज्जाद साहब, जो अहम और नुक्ता है वो ये है कि हमने हमेशा फोकस किया है उन लोगों के ऊपर जो कि रूल करेंगे, और हम समझते हैं कि अगर वो हमारे कंट्रोल में होंगे तो अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में होगा। अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें जो आपका परसेप्शन है पाकिस्तान के हवाले से, उस पे हमने काम नहीं किया। इन्वेस्टमेंट की, रोड्स बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, लेकिन उसको हमने अफगानियों को उसमें बताने में हम नाकाम रहे। और ये बयानियां 20 सालों में हमारे खिलाफ भारत और अलाइड फोर्सेस बनाती रही। यही वजह है कि जो एंटाई पाकिस्तानी फीलिंग्स हैं, उसके नतीजे में, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, उसके नतीजे में जो तालिबान या तालिबान के बगैर जो भी बंदा आता है, चाहे वो हामिद करजई हो या अशरफ गनी हो, ये भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, और वो जब देखते हैं लोगों की फीलिंग्स तो उनकी हिमायत के लिए इस तरह की फिर वो बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, तारीखी तौर पे अफगान जो है पैसे के बारे में बड़े मशहूर हैं, और जब आपने उनके अंदर एक ट्रेंड पैदा किया कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, जिहादी ट्रेंड और मर्सनरीज का, तो मर्सनरीज तो पैसे की खातिर लड़ते हैं। अगर आप पैसा देंगे तो आपके साथ होंगे, अगर कोई दूसरा देगा तो दूसरे के साथ होंगे। अब आ जाते हैं खित्ते की सतह पे। खित्ते लेकिन की सतह रेजोल्यूशन पे क्या है सर रेजोल्यूशन क्या है? मैं खतरा आता तो हूं, सर पे है। मैं आता हूं। लेकिन दूसरा जो खित्ते की सतह पे साजिद साहब बड़ा अहम जो नुक्ता है, आपकी मीना रीजन के अंदर जैसे जैसे अहमियत बढ़ रही है, वैसे वैसे कशीदगी तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बढ़ती जाएगी। बिकॉज उसको फ्यूलिंग दी जा रही है कहां से? इसराइल, इंडिया, और पसे पर्दा अमेरिका भी उसके अंदर, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल है। बिकॉज रियलिज्म का बड़ा सिंपल असूल है कि एक पावर कभी नहीं चाहेगा कि एक नई ताकत को अपने मुकाबले में खड़ा करे। और चूंकि आप मीना रीजन के अंदर यानी मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में आपकी प्रेजेंस सिक्योरिटी वाइज बढ़ रही है, पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक वाइज बढ़ रही है। आपने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया, वही तुर्किया भी चाहता है, बाकी जॉर्डन के साथ भी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक नोयत के, जिसके राज में इधर नहीं बता सकता। तो उस सूरत में क्यों कर चाहेगी एक ताकत के जो उसका बैकयार्ड है, उस बैकयार्ड में चाइना के अलावा एक और मिडिल रेंज पावर जो है वो टांग अड़ा रहा है। उन्होंने तो माजी में ईरान को भी इसलिए रोका कि ईरान का इंफ्लुएंस न पड़ता नजर आए नहीं ग्लोबल लेकिन लेवल के ऊपर। नहीं लेकिन आपके पास भी तो एक लाइफ लाइन है ना, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, मिडिल ईस्ट आपके साथ खड़ी है अफगानिस्तान को सीधा करने के लिए। आप भी तो एक अपना एक ताकतवर ब्लॉक जो है वो टू अफगान पर्सपेक्टिव एक डेवलप किया हुआ है। चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया ने उनको एक्नॉलेज किया हुआ है। पाकिस्तान भी तो स्मार्टली अपने कार्ड खेल सकता है ना, मौका तो है। मेरा ख्याल है अब तक पाकिस्तान स्मार्टली कार्ड फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे खेल रहा है, और ये बड़ा बेवकूफी होगी अगर आप किसी के साथ भी इमोशनली अपने आप को अटैच करें। ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, इस पे बड़ी अच्छी किताब लिखी है किशोर महबूबानी ने, और उसने कहा है कि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है इस वक्त, उसने एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया है रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जहां पे मिडिल रेंज पावर्स या स्मॉलर पावर्स को बजाय अपने आप को किसी के साथ भी अटैच करने के,
अपने इंटरेस्ट की को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको एक बड़ा बड़ा अजीब सा जुमला कहने लगा हूं, शायद मीडिया पे ये कहना सही है नहीं है। अ, अमेरिका की एम्पायर अब उसका हालत उस एक खानदान या एक फैमिली के हो गया है जिसकी ताकत गिर रही है, और अब खुशामदी उसके इर्द गिर्द जमा है उसके बाकी मानदा जो दौलत है उसको लूटने के लिए। तो अमेरिका की इस वक्त कंडीशन ये है, ये जो तारीफों के पुल आप देखते हैं इसके पीछे ये लॉजिक है। जी बिल्कुल। मुझे मैं अमेरिका मैं 2030 के आपसे बाद उसका जो सियासी असर हो सके वो नजर नहीं आता। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हमें कंक्लूड भी करना है इस गुफ्तगू को। अभी हम इसराइल और फ़लस्तीन का जो मैटर है और जो मुआहदा होने जा रहा है, पाकिस्तान में बड़ी चेमैगोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे साइन करने जा रहा है उसको, जो इब्राहिम एकॉर्ड है। और वो इब्राहिम एकॉर्ड को समझा जा रहा है, पाकिस्तान में एक परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं बाज लोग कि ये तो एक ट्रैप है। उसके नतीजे में फाइनली इसराइल जो है उसको और एंटी पैलेस्टीन जो फोर्सेस है उनको ताकत मिलेगी, और पैलेस्टीन जो है वो मार्जिनलाइज होगा। जैसे वो अभी भी अमेरिका जो है वो गजा को एक प्रॉपर्टी के रियल स्टेट प्रोजेक्ट के तौर पे देख रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अपना ईरान है या बाकी लोग हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं इसको। तो पाकिस्तान कोई गलती करने जा रहा है इस वक्त? इस सारे मौदे में अपनी फौज को भी भेजने के लिए तैयार है। हुसैन हक्कानी ने कहा था कि अगर फौज वहां पे जाएगी और अगर इसराइल की मुखालफत करेगी तो इसराइल ढंडोरा पीटेगा, और अगर दूसरी साइड पे जाएगी तो हमास वाले कहेंगे कि ये टाउट बन के आ गए। तो पाकिस्तान को परहेज करना चाहिए वहां जाने से। इसको आप कैसे देखते हैं? सज्जा साहब, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसे हमास ने भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। जो पीस कीपिंग फोर्सेस जाएंगी वहां पे उन्होंने कहा है कि वो हम उसे गैर जानिबदाराना फोर्स के तौर पे नहीं लेंगे। चाइना और रशिया ने, आपने खुद फरमाया कि एब्सटेन किया, मुखालफत नहीं की, एब्सटेन किया। और वो इसलिए किया कि अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने इसकी हिमायत की। अब हिमायत क्यों की? बिकॉज जो 5 की मकासद थे जिसमें यह कि बड़े पैमाने पर खून खराबी रुके, जेनोसाइड रुके, वो किसी हद तक रुक गया है, मुकम्मल नहीं रुका, अभी भी इसराइल हमले करता है लेकिन रुक गया। दूसरा ये था कि वहां पे इमदादी सामान जाए, जो वादा वईद किया गया है कि 600 ट्रक जाएंगे वो नहीं जा पा रहे, उसका 40% जाता है लेकिन कम अज कम इमदादी सामान जा रहा है। 4-5 मकासद में जो दो अहम मकासद हैं कि फलस्तीनी रियासत और मुकम्मल इनखला इसराइल का, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। पाकिस्तान में फैसला ये हुआ है, डीजीआईएसपीआर ने भी ये कहा कि सियासी क़यादत फैसला करेगी, पार्लियामेंट फैसला करेगी कि फोर्स भेजनी या नहीं भेजनी। और ये जो यूएन में रेजोल्यूशन आई है, इस रेजोल्यूशन पे दो बड़े अहम पॉइंट थे। इंडोनेशिया ने कहा हम 20,000 फोर्सेस भेजेंगे, लेकिन अगर यूएन अम्ब्रेला होगा। और फिर आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने असेंबली में कहा कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है जिस ड्राफ्ट के बारे में हमने कहा, लेकिन कम अज कम ये है कि खून खराबा रुक रहा है। अब अगर पार्लियामेंट फैसला करती है तो मुझे वो फैसला वही यमन वाला नजर आ रहा है, और फिर ये बड़ा रैशनल फैसला होगा। तो लिहाजा जो इस वक्त पॉलिसी मेकर हैं आपके, उस पे मुझे एतबार है कि वो भी समझते हैं कि ये नाजुक सूरत हाल है, कि बजाय ये कि आप वहां जाएं और हमास के साथ क्लैश में आए और एक नई मुसीबत में आए, उससे बेहतर है कि आप एक ऐसी सिचुएशन निकालें जिसका इशारा मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि हम इब्राहिम अकार्ड ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, व्हाइट हाउस में कल उन्होंने कहा है। लेकिन साथ साथ फलस्तीनी रियासत का रास्ता भी निकलना जी चाहिए। जी, वो बहुत जब तक शुक्रिया। रास्ता क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही हम इजाज़त लेंगे। खुदा हाफिज।